हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथ्स डॉट माइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 यानी वृत्त सर्किल को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का है, जिसमें 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और 1-2 मार्क्स का क्वेश्चंस, टोटल मिलाकर 6 नंबर का एक कंप्लीट चैप्टर है। तो ये बहुत शॉर्ट में है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, तो इसमें मार्क्स लाना बहुत इजी है। और एक्चुअल में ये एक याद करने जैसा चैप्टर है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें इसमें कैलकुलेशन वाली चीज़ें है नहीं। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको आप याद करके भी, यानी कि ज़्यादा आपको मैथ्स का नॉलेज ना भी है तो आप याद करके भी इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, यानी कि वृत्त यानी कि सर्किल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो बेसिकली मैंने ये जो चित्र बनाया है, यही वृत्त यानी कि सर्किल है। वृत्त यानी कि सर्किल है। तो ये जो गोलाकार आपको जो लंबाई दिख रही है, इसको परिधि बोलते हैं। इसको बोलते हैं परिधि। ये जो बाउंड्री दिख रही है गोलाकार, ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि है। और सबसे बीच में जो बिंदु है, इसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। अब इस केंद्र से लेकर परिधि तक ये जो दूरी है, ये त्रिज्या है। आप चाहे कहीं से भी उठा लो, ये बराबर डिस्टेंस है और इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जैसे आपने मोटरसाइकिल का टायर देखा होगा, उस टायर की जो ताड़ी होती है, वो एक त्रिज्या यानी कि रेडियस का ही एग्जाम्पल है। क्या है? रेडियस, यानी इसको बोलते हैं त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस आर बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि ये गोलाकार जो हमने आकृति बनाई, इसको वृत्त यानी सर्किल बोलते हैं। और इस गोलाकार बाउंड्री को परिधि यानी सरकमफेरेंस, और केंद्र से लेकर परिधि के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। ठीक बात है, इतनी आपको समझ में आ गई होगी। यानी वृत्त आप समझ गए, बेसिकली ये आकृति वृत्त है, ये केंद्र है। केंद्र से लेकर परिधि के बीच की डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं। मेन चीज़ ये है। और एक चीज़ और कि यहाँ से लेकर, यानी केंद्र से लेकर परिधि तक, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब इस त्रिज्या का डबल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कंप्लीट दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को व्यास बोलते हैं। इसी को व्यास यानी कि डायमीटर बोलते हैं। तो एक्चुअल में व्यास क्या है? तो व्यास कुछ भी नहीं, त्रिज्या का दुगना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई क्या है? त्रिज्या। और इसका डबल करते ही यहाँ पर व्यास बन जाता है। वापस रिवाइज करवाता हूँ। सामान्य परिचय आपको आना बहुत ज़रूरी है। आगे व्यास, त्रिज्या, परिधि, इन शब्दों का यूज़ होगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आना कि व्यास का मतलब क्या है, त्रिज्या का अर्थ क्या है, परिधि क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि गोलाकार बाउंड्री जो है ये वृत्त है और इसको ही परिधि कहते हैं। केंद्र बीचों बीच स्थित जो बिंदु हैं, जिससे सारी जो परिधि से उस बिंदु की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर होती है, उसी को त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या का डबल करते ही व्यास बनता है, या ऐसे कहें कि व्यास की आधी जो है वो त्रिज्या होती है। सिंपल बात। अब यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट लिख रखा है कि एक रेखा और वृत्त की 3 संभावनाएं हैं। एक रेखा और वृत्त में 3 संभावनाएं पॉसिबल है। बिल्कुल आसान है, आप लॉजिकल सोचना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक रेखा मैंने खींच दी जो वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही, वृत्त से दूर होती हुई एक रेखा निकल गई। पहली संभावना तो ये है। पहली संभावना ये कि रेखा वृत्त से दूर होकर गुजर गई, यानी वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं किया। दूसरी संभावना ये बनती है कि ये जो रेखा है, ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करके निकलेगी। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर, मतलब ये वृत्त के अंदर से होकर गुजरेगी, जैसे ये। और तीसरी संभावना ये है कि जो ये रेखा है, ये वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकलेगी। इसके अलावा आपके पास में चौथी कोई स्थिति है तो बताइएगा। हो ही नहीं सकती। ये एक रेखा है, ये एक सर्किल है, या तो रेखा सर्किल से दूर होकर निकलेगी, या सर्किल के अंदर होकर निकलेगी, या सर्किल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलेगी। इसके अलावा चौथी कोई स्थिति नहीं। तो अब जो दूर होकर गुजर गए उसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। और जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई गुजर रही है, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। उसको बोलते हैं
छेदक रेखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तीसरी रेखा है, बेसिकली इस पार्ट में हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे, ये दोनों इस चैप्टर के अंदर विस्तार में नहीं दी गई। तो तीसरी स्थिति यानी रेखा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या टच कर रही है, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो यहाँ तक मैंने क्या बताया, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने बताया कि सर्किल वृत्त क्या है, तो ये जो बाउंड्री है वृत्त की परिधि है, ये सेंटर है यानी केंद्र। तो केंद्र से परिधि के बीच की इसी दूरी को त्रिज्या रेडियस आर बोलते हैं, और जब त्रिज्या का दुगना होता है उन्हीं को व्यास बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि एक रेखा और वृत्त के बीच में 3 संभावनाएं पॉसिबल हैं। कौन कौन सी 3 संभावनाएं? पहली संभावना है कि रेखा वृत्त से दूर होकर गुजरेगी, दूसरी वृत्त के अंदर से होकर गुजरेगी, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, संभावना ये है कि वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो, एक बिंदु से प्रतिच्छेद या स्पर्श होकर गुजरेगी। तो जो दूर होकर गुजरी थी उस रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनको छेदक रेखा, और जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हैं उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अभी तक मैंने इतनी बात बताई। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें इसी स्पर्श रेखा का ही अध्ययन करना है। इसी स्पर्श रेखा के बारे में कुछ 5-7 बातें जाननी है और उसको याद रखना। उससे एक एक नंबर के जो 4 क्वेश्चन से कम उसमें से आपको 3 या पूरे 4 ही देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें प्रश्न ऐसे ही आते हैं, वन लाइनर जिसे बोलते हैं ना, एक ही लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, या तो खाली स्थान वाला या जो ऑप्शन MCQs वाले क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से आने के चांसेस हैं। तो चलिए अब और कौन कौन सी चीज़ें उसको भी 1 बाय 1 करके समझते हैं। अब अगली हेडिंग है स्पर्श रेखा। पिछले पेज में हम समझ चुके हैं कि स्पर्श रेखा होती क्या है। मैंने बताया कि स्पर्श रेखा ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श, या ये शब्द भी आ सकता है कि प्रतिच्छेद करती है। जैसे मैंने वापस से यहाँ पर चित्र बना दिया कि एक सर्किल है और ये जो रेखा है ये इस सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई गुजरती हैं। जैसे यहाँ से लिख दिया मैंने PA, तो ये PA जो है ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। इतनी बात क्लियर हुई। स्पर्श रेखा इसी को बोलते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात है नहीं। वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब जैसे मैंने ये बिंदु मार्क किया है ना, इस बिंदु से सिर्फ ये एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। अगर कोई यहाँ से दूसरी स्पर्श रेखा आई तो इसके पास में किसी दूसरे बिंदु से होकर गुजरेगी। इस सेम बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा गुजर सकती है। हमें जो है ये लाइन जो है एग्जैक्ट ध्यान में रखनी है। इसमें सवाल कैसे आएगा, जो खाली स्थान वाला होता है वो सवाल आएगा कि वृत्त के एक बिंदु से केवल, और यहाँ पे खाली स्थान होगा, ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा। यहाँ भी खाली स्थान वाला सवाल बन सकता है कि स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को केवल, फिर खाली स्थान, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें ऐसे ही सवाल बनेंगे छोटे छोटे जो याद रखने वाले सवाल हैं। तो 2 सवाल मैंने यहाँ से बताए कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि एक वृत्त की अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझो कि समांतर का क्या मतलब है। समांतर यानी पैरेलल, जैसे रेल की जो पटरी होती है वो समांतर है। समांतर का बराबर से कोई लेना देना नहीं। समांतर मतलब ऐसी 2 रेखाएं जिसके बीच की जो डिस्टेंस है ये समान होनी चाहिए, वो समांतर रेखाएं। जैसे इस कॉपी की जो लेंस है ये समांतर रेखा है। तो ये कह रहा है कि एक वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे, वो मैं चित्र बना के बताता हूँ कि ये एक सर्किल है और इस सर्किल पर एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजर गई, यहाँ पे एक बिंदु से, और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से गुजर गई, 2। अब आप खुद बताओ कि इससे ज़्यादा स्पर्श रेखाएं समांतर नहीं हो सकती। कैसे, सिर्फ ये 2 रेखाएं मैंने खींची, दोनों समांतर हैं। अब जब मैं तीसरी रेखा खींचूंगा तो कैसे खींच सकता हूँ, या तो थोड़ी बहुत इस साइड होनी चाहिए या इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो वो समांतर नहीं रहेगी। फिर
अगर समांतर रखना है तो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। 2 से ज़्यादा समांतर नहीं हो सकती। जैसे मैंने इसको यहाँ से खींचा तो फिर इसको भी समांतर बनाने के लिए यहाँ से खींचना पड़ेगा, तो फिर ये और ये भी दोनों समांतर रहेगी। यानी आपको सिंपल याद रखना है कि एक वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। अब सेम यही कंसेप्ट है और इस पर ये लाइन बनती है कि ये जो व्यास होता है, व्यास अभी मैंने बताया कि त्रिज्या का डबल व्यास है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और इसका डबल ये व्यास है। अब ये कह रहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये एक सर्किल है, ये इसका व्यास है और इस व्यास के सिरे यहाँ पर एक सिरा यहाँ पे है, दूसरा सिरा यहाँ पे। तो इन सिरों से अगर स्पर्श रेखाएं हम खींचें तो वो स्पर्श रेखाएं कैसी होगी? ये ऐसे बोल रहा है, तो वो स्पर्श रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। अभी हमने सीखा है कि ऐसे जो रेखाएं गुजरेगी वो दोनों क्या होगी? आपस में समांतर होगी। तो दोनों लाइंस याद करके रखनी है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो याद कर लेना है, लेकिन सवाल यहाँ से ज़रूर बनेगा 1 नंबर का। कैसे? कि एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसे? ऐसे 2 से ज़्यादा समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। फिर व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खाली स्थान, ये तो शायद 2022 या 23 के किसी पेपर में ये सेम एग्जैक्ट लाइन आ रखी है जिसमें यहाँ पे खाली स्थान है। व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी? समांतर होती है। ठीक बात है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, स्पर्श रेखा वो वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे अभी मैंने बताया कि एक सर्किल है, यहाँ से अगर कोई लाइन गुजर रही है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके स्पर्श करके, तो इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो अब ये लाइन में इसमें यही बोला गया है कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ऐसा बिंदु जो इस लाइन में भी आ रहा है और इस वृत्त में भी आ रहा है, वो बिंदु यही तो है। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श बिंदु यानी टचिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या लिखना है? स्पर्श बिंदु। हर चीज़ को समझते हुए याद करोगे तो आसानी से याद होगी। ये बोल रहा है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? तो स्पर्श बिंदु। ये रेखा और वृत्त दोनों में आ रहा बिंदु, तो ये उभयनिष्ठ हो गया और इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आगे समझेंगे कि स्पर्श रेखाओं की संख्याओं से संबंधित, जहाँ से पिछले साल भी एक सवाल आ रखा है, उनको इजीली कैसे हम समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या मतलब है। स्पर्श रेखाओं की संख्याओं से मतलब ये है कि ये कोई सर्किल मैंने बनाया, इस सर्किल पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे नहीं आएगा कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं, कितनी भी हम स्पर्श रेखाएं ऐसे उस पर खींच सकते हैं। लेकिन सवाल ऐसे आएगा कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम है ये। तो बाह्य बिंदु से 2 खींच सकते हैं। कैसे 2 खींच सकते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे एक कोई बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई तीसरी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? नहीं। कैसे? अगर आप तीसरी स्पर्श रेखा खींचोगे तो या तो उस स्पर्श रेखा को वृत्त के अंदर जाना होगा या उस स्पर्श रेखा को वृत्त से दूर जाना होगा। अगर वो दूर चली गई तो वो अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। अगर वो वृत्त के अंदर से गुजरी तो वो स्पर्श रेखा नहीं, कौन सी रेखा होगी? छेदक रेखा होगी, क्योंकि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। स्पर्श रेखा तो उसी को बोलेंगे ना जो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे। तो बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे? वो मैंने बताई, ये एक यहाँ से और दूसरी यहाँ से। तो याद रखेंगे बाह्य बिंदु से कितनी खींच सकते हैं? 2। अब अंतः स्थित बिंदु से, जैसे कोई एक सर्किल है उसके अंदर कोई बिंदु है, तो उससे आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? जैसे ये कोई बिंदु है ए, तो उससे हम स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते। कैसे? मैंने इस बिंदु को बांध लिया, हिट किया इस बाहर वाली किसी रेखा से और इस बिंदु को बीच में लेते हुए एक रेखा निकाली, बाहर निकाली। तो अब आप खुद देखो कि एक रेखा यहाँ पर टच कर रही है, दूसरी बार यहाँ से बाहर निकल रही है, मतलब ये तो छेदक रेखा हो गई ना।
स्पर्श रेखा कहाँ हुई, तो अंदर कोई स्थित बिंदु है, अंतः मतलब अंदर, वृत्त के अंदर, तो उससे हम स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते, जीरो। परिधि पर स्थित बिंदु से, तो परिधि का मतलब मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो सारी बाउंड्री है इसी को तो परिधि कहते हैं। अब इस परिधि पर कोई बिंदु है, ये बिंदु हो गया, मान लो ये हो गया, तो इससे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो मैंने शुरुआत में बताया कि एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो परिधि पर स्थित ये बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, एक। तीनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें है भी कुछ नहीं। कोई बिंदु बाह्य स्थित है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक और दो। अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक भी नहीं खींची जाएगी, क्योंकि अंदर जाएगी तो छेदक रेखा हो जाएगी। और अगर परिधि पर स्थित बिंदु है तो उससे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तीनों आपको याद रखना है, इसके अलावा बिंदु कहीं हो ही नहीं सकता। बिंदु या तो बाहर होगा, या अंदर होगा, या परिधि के ऊपर होगा। अगर बाहर है तो दो स्पर्श रेखाएं, अंदर है तो जीरो, और परिधि के ऊपर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक। अब चलिए कुछ चीज़ें और हैं वो भी समझते हैं, और इसके बाद चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे इससे पिछले वाले कंसेप्ट में हमने यही सीखा कि कोई भी बाह्य स्थित बिंदु है तो इससे हम अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच ली, बाह्य स्थित बिंदु था PA और PB। अब पहली लाइन में मैंने यही लिखा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। ये भी खाली स्थान वाला सवाल आ सकता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में खाली स्थान होती है, बराबर होती है। क्या मतलब कि ये PA जो है ये अगर 5 सेंटीमीटर हैं तो ये PB भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये फिक्स है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, याद रखना है। स्पर्श रेखा व वृत्त की त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। अब थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर आप फिक्स लेकर चलिए। एक नंबर यहाँ से 100% का एक क्वेश्चन आना तय है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है। पहली चीज़ मैंने बताई कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, मतलब PA और PB की दोनों की जो लेंथ है वो बराबर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वृत्त का केंद्र है, और इस केंद्र को इस स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली ये जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको खास तौर से याद रखना है। सेम टू सेम इधर भी है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ भी कोण कितना है, 90 डिग्री का है। स्पर्श रेखा व वृत्त की त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री, उसी को समकोण बोलते हैं। तो यही इस लाइन का अर्थ हुआ कि यहाँ से ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, इस दोनों के बीच में बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं, सवाल यहाँ से आएगा। सवाल क्या आएगा, ये कोई एक सर्किल है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA और PB। अभी मैंने बताया यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब सवाल क्या बनेगा वो मैं बताता हूँ। सवाल ये बनेगा, कंसेप्ट यही है कि ये जो कोण है BPA, ये एक तो कोण, और दूसरा ये कोण जिसको हम बोल सकते हैं AOB। एक कोण ये और दूसरा कोण ये, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सुनते रहिए ध्यान से। कोण BPA प्लस कोण AOB दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब सवाल कैसे आएगा, सवाल ये आएगा कि अगर ये कोण 100 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कोण कितना है, यानी BPA कितना है, या ऐसे भी बोल सकते हैं APB कितना है, तो 80 डिग्री। अगर ये आ गया कि ये 170 डिग्री है, ये कोण 170 डिग्री है, तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे 10। कैसे, दोनों 180 है तो ये 170 होगा तो ये 10 होगा, ये 100 होगा तो ये 80 होगा, जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। यहाँ से डेफिनेटली सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। तो इसको एक बार मैं एक क्वेश्चंस लेकर आपको समझाता हूँ कैसे। ये एक सर्किल है,
ये बाह्य बिंदु से दो खींची गई स्पर्शरेखा है और थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण। कंसेप्ट क्या है, समझना क्या है, मैंने ये बताया कि ये एक तो कोण जो केंद्र के ऊपर बना है और दूसरा ये जो बाहर स्पर्श रेखाओं के बीच में जो बना है, ये दोनों कोण 180 डिग्री के, दोनों कोणों का योग 180 है। अब मैं पूछता हूँ कि ये अगर 65 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 180 में से 65 घटाना है कि अगर ये 65 हो गया तो ये कितना बचेगा, 180 में से 65 आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। तो ये कोण आएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री। अब मैंने ये कोण दे दिया है 127 डिग्री। कौन सा कोण, ये केंद्र के ऊपर जो बन रहा है ये कोण, ये 127 डिग्री है। तो ये कोण कितना है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच वाला ये कोण कितने डिग्री का है। तो ये कोण भी कैसे करना, 180 में से 127 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 डिग्री, यानी ये कोण आ जाएगा 53 डिग्री। इसी चीज़ को मैं एक और क्वेश्चंस लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तभी मैं इसको इतना। अब देखिए यही सेम सवाल मैंने ले लिया है। मैंने कहा बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई और कोण AOB यानी कि ये जो केंद्र पे जो बना हुआ है कोण, ये 120 डिग्री है। x की वैल्यू हमें पता नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कोण ये यानी कि एक तो ये केंद्र पे बना हुआ AOBA और ये x, इन दोनों का योग हमेशा 180 होगा। 100 है तो दूसरा 80, एक 170 है तो दूसरा 10, ये 20 है तो ये 160, यानी 180 में से एक कोण को घटाने पर दूसरा कोण प्राप्त होगा। अगर मैं 180 में से 120 को घटाऊं तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 180 है, दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो मैम x प्लस 120 बराबर 180, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो 120 प्लस का उधर जाते ही माइनस का, कुल मिला के मैंने संक्षेप में बोले तो 120 को 180 में से माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब मान लो अगर मुझे 120 ना दिया हुआ होता, x की जगह ये 60 होता और यहाँ इस कोण का मान पूछता, तो मैं क्या करता, 180 में से ये 60 की वैल्यू घटाता तो क्या आ जाता, मुझे 120 प्राप्त होता। कहने का मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 है। अगर इनमें से कोई भी एक कोण दिया गया है तो उसको 180 में से घटाने पर दूसरा कोण प्राप्त होगा। जैसे अगर ये 120 दिया हुआ था तो 180 में से हमने 120 घटाया तो 60 प्राप्त हुआ, और जब ये 60 दिया गया है तो 180 में से 60 घटाने पर हमें 120 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ये भी सवाल किसी बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन से, इस सवाल में भाषा क्या थी, भाषा ये लिखी हुई है कि एक स्पर्श रेखा, एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PA और PB। PB की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो PA की लंबाई क्या है। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि बाह्य बिंदु से ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं होती है, इन दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो जितनी PB है उतनी ही PA होगी, यानी 7.5 इसका मान है तो PA का वैल्यू भी कितनी होगी, 7.5 होगा। यानी यहाँ तक हमने ये समझा कि स्पर्श रेखा का अर्थ क्या होता है। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने सबसे पहले ये बताया कि इस चैप्टर में हम बेसिकली स्पर्श रेखा को पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। फिर मैंने ये बताया कि स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाने वाली ये त्रिज्या जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। फिर हमने ये भी सीखा कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं, 1 और 2। फिर हमने ये सीखा कि यहाँ पर भी जो है वो 90 डिग्री बनेगा। फिर महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितने होते हैं, 180। अगर ये 90 तो ये भी 90, अगर ये 80 हुआ तो ये 100 होगा, अगर ये 140 हुआ तो ये खाली 40 होगा। मतलब 180 में से एक कोण को घटाने पर दूसरा कोण प्राप्त होगा। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमने ये सीखा कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो मैंने कहा बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अंदर कोई बिंदु है तो उस पर स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते, यानी 0।
और परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 1। परिधि पर स्थित स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1। और फिर हमने ये भी समझा कि अधिकतम वृत्त में 2 समांतर स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, 1 और 2। कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, 2। फिर हमने ये भी समझा कि वृत्त के व्यास जो होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्शरेखाएं होती है वो दोनों कैसी होती है, वो दोनों भी हमने कहा समांतर होती हैं। तो इस वीडियो को आपको 1-2 बार देखना है, ये याद करने जैसा जो है वो चैप्टर है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।